Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution part first of December 2018 abstract algebra question paper. So December 2018 में abstract algebra से part B में 3 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं और part C में 6 क्वेश्चन आस्क किए गए। सो टोटल 9 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी सबको मिला के, फील्ड थ्योरी को मिला के आस्क किए गए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन पार्ट बी के डिस्कस करेंगे और टोटल 4 क्वेश्चन पार्ट सी के डिस्कस करेंगे और जो 2 क्वेश्चन पार्ट सी के बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. This question is question number 35. In this question given that the number of group homomorphisms from the alternating group A5 to the symmetric group S4 is. So यहाँ से हमें A5 से S4 पे जाते हुए number of homomorphisms काउंट करनी है, टोटल कितनी होंगी. So let us start with the solution. So the number of group homomorphisms from A5 to S4. Since we know that an is a simple group when n does not equals to 4. So अगर n equals to 4 नहीं होगा then ये सिंपल ग्रुप होगा. So यहाँ से हमें 5 गिवन है A5. So A5 is a simple group. So the normal subgroup of A5, जब भी ग्रुप सिंपल होगा then उसमें सिर्फ दो ही सब ग्रुप बनेंगे, एक तो ट्रिवियल ग्रुप एंड देन दूसरा वो ग्रुप खुद. So यहाँ से सिर्फ इसमें ये 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे क्योंकि ये सिंपल ग्रुप है. सो यहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप इतने आ गए. सो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहती है हमें इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश देन जी बाय कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी. सो यहाँ से एवरी नॉर्मल, सिंस वी नो दैट एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज द कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी. सो यहाँ से ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप है, देन ये इसके कर्नेल ऑफ A5 भी हो जाएंगे. सो यहाँ से कर्नेल ऑफ A5 इज इक्वल्स टू, एक तो ट्रिवियल ग्रुप आ गया और एक A5 आ गया. हमारे पास ये 2 ग्रुप बन गए इसके कर्नेल में. सो इफ कर्नेल ऑफ A5 इज इक्वल्स टू E अज्यूम करें, ट्रिवियल ग्रुप अगर लेकर चलें कर्नेल ऑफ A5, तो यहाँ से G बाई कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू FG के कंसेप्ट से चलेंगे. देन F हमारे पास मैपिंग है, F इज फ्रॉम A5 टू S4. सो यहाँ से A5 बाई E इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G आ जाएगा, जो सब ग्रुप होना चाहिए हमारे पास G डैश का, और G डैश है हमारे पास यहाँ से S4. सो यहाँ से जब ये FG इसका सब ग्रुप होगा देन A5, यहाँ से A5 बाई E आइसोमॉर्फिक किसके आ जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक आएगा हमारे पास A5 के. और A5 हमारे पास जो आता है वो सब ग्रुप नहीं होता S4 का, क्योंकि A5 की कार्डिनलिटी होती है हमारे पास 60 एंड S4 की कार्डिनलिटी होती है 24. सो 60 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप और 24 एलिमेंट की किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप नहीं हो सकता. तो यहाँ पे आ जाएगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी होमोमॉर्फिज्म और कर्नेल ऑफ A5 इज इक्वल्स टू E. तो जब भी कर्नेल ऑफ A5 इक्वल्स टू E होगा देन इस केस में हमारे पास यहाँ कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो एक कंडीशन तो हो गई हमारे पास. अब निकालते हैं दूसरी कंडीशन. लेट अस टेक कर्नेल ऑफ A5 इज इक्वल्स टू A5. सो A5 बाई A5 लेंगे देन फंडामेंटल थ्योरम से लेंगे देन A5 बाई A5 क्या आ जाएगा, A5 बाई A5 इज, तो यहाँ से A5 बाई A5 आइसोमॉर्फिक आ गया ट्रिवियल के E के, और E हमारे पास पता है ये ट्रिवियल ग्रुप सबका सब ग्रुप होता है. सो S4 का भी ये सब ग्रुप होगा. सो यूनिक सब ग्रुप होगा ये ट्रिवियल ग्रुप. सो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म यहाँ से एग्जिस्ट करेगी. सो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A5 टू S4. सो यहाँ पे सिर्फ कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी. सो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी आ गई, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड आउट किया है कि A5 हमारे पास सिंपल ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है देन इसके नॉर्मल सब ग्रुप E एंड A5 ये 2 ही होंगे. तो उसके बाद हमने यहाँ से इस पे S4 पे होमोमॉर्फिज्म निकाली. सो होमोमॉर्फिज्म जब काउंट की देन A5 बाई E आइसोमॉर्फिक आएगा A5 के, और A5 टाइप का S4 में कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा. सो यहाँ से कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी एंड A5 बाई A5 लेंगे देन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is question number 36. In this question given that let P is greater than equals to 23 be a prime number such that the decimal expansion base 10 of 1 by P is
periodic with period p minus 1, that is 1 by p is equals to 0.a1 a2 and so on ap minus 1 bar, with ai belongs to 0 1 2 to 9 एलिमेंट के सेट से बिलोंग्स कर रहा है ai for all I and for any m minus m I is 1 less than equals to m, 1 is less than equals to m is less than p minus 1. So 1 by p does not equals to 1, does not equals to 0.a1 a2 so on am bar. Let z by pz star denote the multiplicative group of integers modulo p, then which of the following statement are correct. सो ऑप्शन में जाने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में कितना कुछ लिखा हुआ है. सो अगर इसको अगर समझने लगे तो अगर इसे समझें देन 1/3 1 by p इज इक्वल्स टू 0.a1 a2 एंड a p बार इस टाइप से दिया हुआ. सो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? 1 by p इज अ पीरियडिक, इज पीरियडिक विद पीरियड p minus 1. सो लाइक अगर 1/3 लेते हैं, सो अगर 1/3 लेंगे देन इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0.333 एंड सो ऑन, यहाँ से 3 ही आता रहेगा. सो यहाँ से इसका पीरियड कितना हुआ? यहाँ से हर एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सो इसका पीरियड है हमारे पास 1. सो इसका पीरियड तो 1 है. और अगर किसी और एलिमेंट की ले लें जिसमें रिपीट होते रहे एलिमेंट्स, सो जैसे कोई हमारे पास नंबर आ जाए 0.123 123 123 इस टाइप का कोई एलिमेंट हो, देन इसका पीरियड क्या होगा? यहाँ से हर 3 एलिमेंट के बाद एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, सो इस एलिमेंट का पीरियड है हमारे पास 3 और हम इसे लिख सकते हैं 0.123 बार. सो यहाँ से इस तरीके से डिनोट किया गया है. सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि इसमें यहाँ से ये एलिमेंट किस टाइप से डिनोट किया गया है. सो अगर ऑप्शंस देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है द ऑर्डर ऑफ 10 बिलोंग्स टू z बाई pz स्टार इज अ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ p minus 1. ऑप्शन बी कहता है द ऑर्डर ऑफ 10 बिलोंग्स टू z बाई pz स्टार इज p minus 1 बाई 2. ऑप्शन सी कह रहा है द एलिमेंट ऑफ 10 बिलोंग्स टू z बाई pz स्टार इज जनरेटर ऑफ द ग्रुप z बाई pz स्टार. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है द ग्रुप z बाई pz स्टार इज साइक्लिक बट नॉट जनरेटेड बाई द एलिमेंट 10. तो अगर यहाँ से ऑप्शंस देखें, सो अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें देन ईजी रहेगा क्वेश्चन हमारे लिए. सो अगर ऑप्शन से इजीली ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें देन क्वेश्चन हमारे पास विद इन सेकेंड हो जाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा. बट अगर क्वेश्चन के थ्रू जाएँ तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी. सो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू करेंगे. सो ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट होगा. सो सिंगल करेक्ट अगर होगा तो अगर हम अज्यूम करके चलें इसका कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है, जैसे अगर हमने कह दिया ऑप्शन सी करेक्ट है, अगर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट है देन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है देन सिंगल करेक्ट होगा. सो अगर सी करेक्ट होगा देन उस केस में बी, ए और डी डिस्कार्ड हो जानी चाहिए. और अगर दूसरा कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन इस केस में हमारे पास ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा. तो वैसे भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट के क्वेश्चन में बेनिफिट ऑफ डाउट क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे. सो अगर इस क्वेश्चन को हम करें सो सी प्रोसेस से करते हैं. लेट अस टेक ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है. अगर ऑप्शन बी करेक्ट है देन ऑप्शन बी हमें क्या कहते हैं? द ऑर्डर ऑफ 10 बिलोंग्स टू z बाई pz स्टार इज p minus 1 बाई 2. सो ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ जो एलिमेंट 10 है उसका ऑर्डर p minus 1 बाई 2 है और ग्रुप हमारे पास z बाई pz स्टार दिया हुआ है. सो यहाँ से अगर z बाई pz स्टार ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करें सो z बाई pz आइसोमॉर्फिक होता है zp के, ये तो हमें पता है. और zpz सो zp स्टार किसके आइसोमॉर्फिक होता है? zp स्टार आइसोमॉर्फिक होता है up के. up इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल ऑफ p. सो यहाँ से ये up का आइसोमॉर्फिक होगा. सो zp इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप. ये हमें पता है zp हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि ये up का आइसोमॉर्फिक है. सो ये हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल ऑफ p का. और इफ p इज ऑड प्राइम, सो अगर p अगर ऑड प्राइम होगा तो zpn p रेस्ट टू द पावर n आइसोमॉर्फिक होता है zp रेस्ट टू द पावर n माइनस p रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 के. सो हमारे पास यहाँ zp गिवन है. सो इस फॉर्मूला में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे. अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? zp स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू up एंड दिस वन इज आइसोमॉर्फिक टू zp माइनस 1. सो यहाँ से हमारे पास zp स्टार आइसोमॉर्फिक आया zp माइनस 1. सो यहाँ से एडिशन मॉड्यूलो p माइनस 1 के आइसोमॉर्फिक के ग्रुप आ गए हमारे पास.
सो इस ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या होगी, इस ग्रुप की कार्डिनलिटी होगी p-1। सो हमारे पास जो ZP स्टार ग्रुप दिया हुआ है इसकी कार्डिनलिटी है p-1। सो अब ऑप्शन पे आते हैं। एक तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये हमारे पास ZP स्टार है, ये हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होगा और इसका ऑर्डर है p-1। हमारे पास ZP स्टार का ऑर्डर है p-1। सो हमें ऑप्शन बी कह रहा है द ऑर्डर ऑफ 10 ZP स्टार इज p-1/2। सो यहाँ से इसका ऑर्डर p-1/2 गिवन है, यानी ग्रुप का ऑर्डर तो हमें p-1 निकाला है और इसका ऑर्डर p-1/2 है, यानी लेस देन p-1 है। और अगर ये लेस देन p-1 है देन ऑर्डर ऑफ 10 इक्वल्स टू p-1/2। सो 10 बिलोंग्स टू ZP स्टार इज नॉट ए जनरेटर, क्योंकि जनरेटर होता देन इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता और ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास p-1, बट दिस वन इज लेस देन टू p-1, दैट्स वाई यहाँ से ये जनरेटर नहीं होगा। और अगर ये जनरेटर नहीं है देन ऑप्शन डी अगर देखें, ऑप्शन डी कहता है द ग्रुप ZP स्टार इज ए साइक्लिक। सो ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो करेक्ट है और ऑप्शन आगे कह रहा है बट नॉट ए जनरेटर जनरेटेड बाय एलिमेंट 10। और ये हमने यहाँ से निकाला है कि ये जनरेटर नहीं होगा, अगर सॉरी यहाँ से निकाला है कि ये जनरेटर नहीं होगा। सो यहाँ से अगर ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं देन ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है कि अगर ये एलिमेंट इसका जनरेटर नहीं है और साथ ही ये ग्रुप भी साइक्लिक है। सो अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। और हमने पहले कह दिया कि अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है देन इसमें सिंगल करेक्ट होगा। सो अगर एक एलिमेंट एक ऑप्शन करेक्ट हो गया देन दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सो अगर यहाँ से हमने बी को करेक्ट प्रूफ कर दिया देन डी कैसे करेक्ट हो सकता है। सो ये इंप्लाई करता है यहाँ से बी कैन नॉट बी ट्रू, बी भी ट्रू नहीं हो सकता। सो यहाँ से हमने ऑप्शन बी को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अगर बी ट्रू होगा देन डी भी ट्रू होगा, एक साथ दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते पार्ट बी में। सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर बात करें लेट अस टेक, अब हम लेंगे ऑप्शन ए ट्रू है। अगर ऑप्शन ए ट्रू होगा देन ऑप्शन ए कह रहा है द ऑर्डर ऑफ 10 बिलोंग्स टू ZP स्टार इज अ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ p-1। सो ये इसका प्रॉपर डिवाइजर होगा। ऑर्डर 10 का जो ऑर्डर होगा वो प्रॉपर डिवाइजर होगा p-1 का, और p-1 हमने ग्रुप का ऑर्डर निकाला है। सो अगर ये प्रॉपर डिवाइजर होगा देन ये तो प्रूफ है हो गया कि यहाँ से ये लेस देन p-1 होगा, क्योंकि प्रॉपरली p-1 तो हो नहीं सकता। अगर p-1 होगा देन ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइजर है देन इट मस्ट बी लेस देन p-1। सो ये इंप्लाई करता है अगर ऑर्डर ऑफ 10 लेस देन p-1 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग 10 इज नॉट ए जनरेटर इन ZP स्टार। सो 10 जनरेटर नहीं होगा ZP स्टार में, फिर से ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी भी ये कह रहा है ग्रुप साइक्लिक है और 10 ग्रुप का जनरेटर नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन डी ट्रू आ गया। सो ये इंप्लाई कर रहा है अगर ऑप्शन ए ट्रू होगा देन ऑप्शन डी भी ट्रू होगा। सो फिर से ये सिंप्लीफाई हो गया कि यहाँ से ए ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ दो ऑप्शन पार्ट बी में ट्रू नहीं होंगे। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है द ग्रुप ZP स्टार इज साइक्लिक बट नॉट जनरेटेड बाय एलिमेंट 10। सो यहाँ से ये ग्रुप तो साइक्लिक है बट नॉट जनरेटेड बाय ऑर्डर 10। सो ये ग्रुप अगर साइक्लिक है देन इसके सारे एलिमेंट के ऑर्डर मस्ट बी डिवाइड, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक है और साइक्लिक ग्रुप में सारे ग्रुप के जितने भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे वो सारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ से ग्रुप अगर साइक्लिक है देन इसके सारे एलिमेंट अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे और साथ ही ये जनरेटर नहीं होगा देन ये कोई डिवाइजर होगा ग्रुप के ऑर्डर का। सो इट मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर का, और ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास p-1। सो ऑर्डर ऑफ 10 मस्ट बी डिवाइड p-1। सो ये इंप्लाई करता है अगर ये ट्रू होगा देन ये भी ट्रू होगा। सो फिर से एक साथ दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, दैट इज वाई ऑप्शन डी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, ए डिस्कार्ड हो गया एंड बी डिस्कार्ड हो गया। सो बच्चा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन सी बचा है। सो हम यहाँ से ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो पॉलिसी हमने सिंगल करेक्ट की लगाई है ये सिर्फ हम पार्ट बी में लगा सकते हैं, पार्ट सी में ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट सी में तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। सो एक साथ ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन इंटीजर a एंड b, हमें दो इंटीजर दिए हैं a और b। लेट n a b डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर k लेस देन 100।
सो यहाँ से एन ए भी एक सेट डिनोट किया गया है जिसमें के टाइप के इंटीजर है जो लेस देन 100 है, और साथ ही के मॉड्यूलो k is congruent to a modulo 9 and k is congruent to b mod 1 and k is congruent to b mod 11. Then which of the following statements is correct? So first option कहता है NAB is equals to for all integers a and b. Second statement कह रहा है there exist integer a and b satisfying NAB is greater than 1. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सेटिस्फाइंग NAB इक्वल्स टू 0. एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सेटिस्फाइंग NAB इक्वल्स टू 0 एंड देयर एग्जिस्ट इंटीजर c एंड d सच दैट n सेटिस्फाइंग NCD इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं वो NAB से ही रिलेटेड है. और NAB हमें क्या गिवन है? NAB हमें गिवन है NAB डिनोटेड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स k लेस देन 100 सच दैट जो इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सारे एलिमेंट केज का एक सेट बनाया हुआ है, वो है NAB हमारे पास. सो हमें बताना है NAB कार्डिनलिटी कितनी होगी, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल्स टू 0, या फिर C एंड D ले लेंगे देन ग्रेटर देन 1 आएगा और NAB के लिए 0 आएगा. सो सॉल्यूशन देखने के लिए इसके लिए हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए. एक रिजल्ट मालूम हो तो इक्वेशन इजीली हो जाएगा. ये रिजल्ट हमें कहता है इफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m1 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m2 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ GCD ऑफ m1 m2 इज GCD ऑफ m1 m2 डिवाइड्स a माइनस b एंड सॉल्यूशन होगा इसका मॉड्यूलो LCM ऑफ m1 एंड m2. सो ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? अगर x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m1 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m2 देन इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा. और कब होगा? जब GCD ऑफ m1 m2 डिवाइड करता हो a माइनस b को. सो यहाँ से अगर इसको देखें और सॉल्यूशन होगा हमारे पास मॉड्यूलो ऑफ LCM ऑफ m1 एंड m2. सो हमारे पास ये दो इक्वेशन कौन सी दी हुई है? ये इक्वेशन हमें गिवन है k इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो 9 एंड सेकंड रिलेशन गिवन है k इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो 11. सो अगर इन दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक कब होगा? सॉल्यूशन होगा तो वो यूनिक ही होगा. देन सॉल्यूशन कब होगा इसके लिए? इफ GCD ऑफ m1 m2 डिवाइड्स a माइनस b. सो यहाँ से इसका GCD क्या आएगा? GCD ऑफ m1 m2 क्या है? GCD ऑफ 9 एंड 11 और GCD ऑफ 9 एंड 11 क्या है? GCD ऑफ 9 एंड 11 इक्वल्स टू 1. सो 1 डिवाइड करता है फॉर ऑल a माइनस b को. a माइनस b की वैल्यू कुछ भी हो 1 तो डिवाइड करेगा उसे. सो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. देन हमारे पास इन इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन आ गया, वो भी यूनिक. सो यूनिक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा. देन k की कोई भी वैल्यू आए वो आएगी यूनिक ही. और अगर k की वैल्यू यूनिक आ रही है देन हमारे पास ये जो सेट है NAB उन सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है जो k के लिए. देन यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी यूनिक फॉर ऑल इंटीजर a एंड b. तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. जो कह रहा है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो भी यूनिक. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सिंस यहाँ से k इज लेस देन 100 दिया है, सो k इज लेस देन अगर 100 दिया हुआ देन यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है सॉल्यूशन इज मॉड्यूल ऑफ LCM m1 m2. सो LCM ऑफ m1 m2 क्या आएगा? m1 है हमारे पास 9 एंड m2 है हमारे पास 11. सो LCM ऑफ m1 m2 इक्वल्स टू 99. सो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आएगा मॉड्यूलो 99. मॉड्यूलो 99 इज लेस देन 100. सो ये जो सॉल्यूशन आएगा k हमारे पास इस सेट में से ही बिलोंग्स करेगा, k लेस देन 100 वाले में से. सो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इस डोमेन में तो ये एग्जिस्ट कर ही रहा है. हमारे पास जो सॉल्यूशन आया साथ ही वो यूनिक है. दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. एंड ऑप्शन बी कह रहा है इज ग्रेटर देन 1 बट सॉल्यूशन यूनिक है. देन बी वाली तो कंडीशन डिस्कार्ड हुई. सी वाली कंडीशन पॉसिबल थी अगर सॉल्यूशन हमारे पास k लेस देन 100 के डोमेन से बिलोंग्स नहीं करता, बट हमारे पास सॉल्यूशन है वो k लेस देन 100 के डोमेन से ही बिलोंग्स कर रहा है. तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. सो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए. वैसे भी पार्ट बी का क्वेश्चन है देन सिंगल करेक्ट ही होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो यहाँ से हमने पार्ट बी के तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी. क्वेश्चन नंबर 79. In this question given that for any group G, let out of G. यहाँ से ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G को डिनोट करे. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, which of the following are true? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है if G is finite then automorphism of G is finite. ऑप्शन बी कह रहा है if G is cyclic then automorphism of G is cyclic. ऑप्शन सी कह रहा है if G is infinite then automorphism of G is infinite. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है if G is isomorphic, if automorphism of G is isomorphic to automorphism of H, where G and H are two groups, then G is isomorphic to H. So यहाँ से इन ऑप्शंस को हम काउंटर एग्जाम्पल से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. जो जो ऑप्शन अगर काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो रहे हैं उन्हें काउंटर एग्जाम्पल से ही डिस्कार्ड कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बस ग्रुप में यही बातें दी हुई है. जी एक ग्रुप है जिसके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के ऊपर ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया हुआ है. सो सेकेंड ऑप्शन अगर देखिए, सेकेंड ऑप्शन हमें कहता है अगर जी साइक्लिक होगा देन उसकी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी भी साइक्लिक ही होगा ग्रुप. सो ये देखने के लिए लेट अस टेक काउंटर एग्जांपल. एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन. यहाँ से ये स्टेटमेंट कर रहा है जितने भी सारे फाइनाइट साइक्लिक होंगे ग्रुप होंगे वो सारे जेड एन के एडिशन मॉड्यूलों के आइसोमॉर्फिक होंगे. सो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमें कहता है जितने भी साइक्लिक ग्रुप लेंगे वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक ही होंगे. सो हम अगर एक काउंटर एग्जांपल है जी इक्वल्स टू जेड एट लेते हैं. सो अगर कोई भी जेड एन ग्रुप लेंगे देन उसके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बनेगा हमारे पास यू एन के आइसोमॉर्फिक. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू यू एन. सो यहाँ से अगर एन इस टाइप का यू एन हो, यू एन इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर एन, यू ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर एन आइसोमॉर्फिक होगा Z2 प्लस Z2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2. सो यहाँ से हमने जो काउंटर एग्जाम्पल लिया है वो Z8 लिया है. सो अगर यहाँ से इससे देखें देन Z8 का ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा U8 के, एंड U8 होगा U2 रेस्ट टू द पावर 3. सो यहाँ से ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 प्लस Z2 के. सो हमारे पास अगर ग्रुप G साइक्लिक है देन इसके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ग्रुप जो बना है वो Z2 प्लस Z2 बना है. बट ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि कोई भी Zm प्लस Zn तब भी साइक्लिक होगा जब GCD ऑफ if and only if GCD of m and n equals to 1. But here GCD of m and n equals to 2 does not equals to 1. That is why यहाँ से Z2 प्लस Z2 हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा. सो ये साइक्लिक नहीं है. बट हमारे पास ऑप्शन बी कह रहा है अगर G साइक्लिक होगा देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G भी साइक्लिक होगा. तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. काउंटर एग्जाम्पल Z8 का लिया है. अब दूसरा काउंटर एग्जाम्पल भी लेके चेक कर सकते हैं. So now come to the next question. Next option. Next option कहता है if G is infinite then automorphism of G is infinite. So अगर G infinite होगा then let us take if G is equals to A be an infinite cyclic group then there are only automorphism of G is isomorphic to Z2. मतलब अगर कोई भी हम infinite cyclic group assume करेंगे then उसके लिए automorphism there are only automorphism of G is equals isomorphic to Z2. तो किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक ही होगा. सो हम कोई सा भी इनफाइनाइट ग्रुप ले लें साइक्लिक उसके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Z2 आएगा जो कि हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर 2 का. सो ये हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो गया. बट हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है अब अगर G इनफाइनाइट होगा देन उसके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की भी इनफाइनाइट होगा. बट हमारे पास तो फाइनाइट है. दैट इज वाई ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. ए पहले ही डिस्कार्ड हो गया था एंड बी अब डिस्कार्ड हो गया. अब लास्ट ऑप्शन सी देखते हैं पहले. सो ऑप्शन सी अगर डिस्कार्ड हो जाएगा देन बचेगा सिर्फ ऑप्शन ही, देन वो हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. सो अगर हम ऑप्शन डी लेंगे देन ऑप्शन डी कहता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एच. सो कोई भी दो हमारे पास आइसोमॉर्फिक ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बन जाए देन ये कह रहे हैं उसके लिए ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक होंगे. सो अगर हम G इक्वल्स टू Z4 लेते हैं, G इक्वल्स टू Z4 होगा देन यहाँ से इफ G इक्वल्स टू Zn देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू UN. सो यहाँ से हमारे पास इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आएगा U4 एंड U4 आइसोमॉर्फिक होगा U2 रेस्ट टू द पावर 2 के एंड वो आइसोमॉर्फिक होगा यहाँ से Z2 के. सो Z2 आ गया. सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. सो G यहाँ से Z2 गया. सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G Z2 है. और यहाँ से हमने कहा था किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक ही होगा. देन यहाँ से
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एच, यहाँ से आ गया। बट हमारे पास Z4 डज नॉट आइसोमॉर्फिक टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट होगी एंड यहाँ से कार्डिनैलिटी हमारे पास फिक्स्ड 4 है। दैट्स वाई यहाँ से ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बट Z4 डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। दैट्स वाई ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया एंड डी डिस्कार्ड हो गया। देन बचा कौन सा ऑप्शन? सिर्फ ऑप्शन ए। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिंपली हमने काउंटर एग्जांपल्स लेके ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप निकाल लिए एंड देन ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82. In this question given that let f of x is equals to x raised to the power 7 minus 105x plus 12, then which of the following are correct? So यहाँ से हमें f of x एक पोलिनोमियल दिया गया है 7 डिग्री का। देन फर्स्ट ऑप्शन कहता है एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू। सेकेंड ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट f of m इज इक्वल्स टू 105। थर्ड स्टेटमेंट कहता है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट f of m इक्वल्स टू 2। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है f of m इज नॉट अ प्राइम नंबर फॉर एनी इंटीजर m। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफ एक्स एक पोलिनोमियल दिया गया है। सेकेंड थिंग हमें फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया एफ एक्स रिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। सो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया हमें कहता है लेट एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, like f of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus an plus so on an x raised to the power n. Then if there exists a prime number p such that p divides a0, p divides a1, p divides a2 and so on, p divides a raised to the power a n minus 1, but p does not divide an and p square does not divide a0, then fx is irreducible over q. सो यहाँ से अगर आइंस्टीन क्राइटेरिया लगाएं देन ऐसा पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। सो अगर यहाँ से देखें हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 7 माइनस 105x प्लस 12 दिया हुआ है। सो हियर 3 डिवाइड्स 12 एंड 3 डिवाइड्स 105, बट 3 डज नॉट डिवाइड 1 एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डज नॉट डिवाइड 12। देन बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया ये एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। But option A is saying fx is irreducible over q. So यहाँ से option A डिस्कार्ड हो गया क्योंकि fx irreducible है over q पे। So कोई भी पोलिनोमियल जब irreducible होता है किसी भी फील्ड f में देन उस फील्ड में उसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते। So reducible होगा देन उसके फैक्टर्स पॉसिबल है उस फील्ड में। So यहाँ से ऑप्शन B कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट f of m इक्वल्स टू 105। सो अगर यहाँ से इस ऑप्शन को लें सो लेट अस टेक देयर एग्जिस्ट सच m सच दैट m बिलोंग्स टू z। m एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए f ऑफ m इज इक्वल्स टू 105। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा fm माइनस 105 इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ x हमें गिवन है x रेज़ टू द पावर 7 माइनस 105x प्लस 12। सो यहाँ से इसे m में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो m रेज़ टू द पावर 7 माइनस 105 m प्लस 12 माइनस 105 इक्वल्स टू 0। सो इसे सिंप्लीफाई कर दिया देन हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया m रेज़ टू द पावर 7 माइनस fm माइनस 93 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया m एक। सो यहाँ से ये जो hm आया है ये रिड्यूसिबल होगा क्योंकि m इसका एक रूट है। सो ये रिड्यूसिबल होगा बट बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है सच एज 3 डिवाइड 93, 3 डिवाइड 105, बट 3 डज नॉट डिवाइड 1 एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डज नॉट डिवाइड 93। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एचएम तो हमारे पास इररिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल इफ एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर जेड इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एचएम इज ऑल्सो इररिड्यूसिबल ओवर जेड। सो एचएम तो इररिड्यूसिबल बताया गया है बट यहाँ से हमारे पास 10 इसका एक रूट m आया है जिसके लिए ये 0 हो रहा है। बट ये कह रहे हैं हमारे पास ये एचएम जो आ रहा है ये तो पॉलिनोमियल हमारे पास इररिड्यूसिबल होगा बट हमारे पास इसका एक रूट आया है जिसके लिए इसकी वैल्यू आई है 0। सो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हमने जो अज्यूम किया था देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z देन हमारी एजम्पशन गलत है, कंट्रडिक्शन आ गया। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट
any m such that f of m is equals to 105. So this one is implying यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. तो सिंपली हमने आइंस्टीन क्राइटेरिया लगा के ही सेकंड ऑप्शन भी कर दिया, फर्स्ट भी उसी से किया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m such that f of m equals to 2. So let us take there exists such m belongs to z. इंटीजर के सेट से एक ऐसा m belongs कर रहा है जिसके लिए f of m equals to 2 आ जाए. So f of m equals to 2. This one is implying f of m minus 2 equals to 0. So यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी m raised to the power 7 minus 105 m plus 10 equals to 0. So ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से किसी m वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है. So ये रिड्यूसिबल दिखा रहा है. बट बाई आइंस्टीन क्राइटेरिया 5 एक ऐसा प्राइम नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसके लिए 5 an-1 को डिवाइड a0 को डिवाइड कर रहा है, a1 को डिवाइड कर रहा है, बट an को डिवाइड नहीं कर रहा है a2 को. एंड 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0, 25 डज नॉट डिवाइड 10. दैट्स वाई hm इज इरेड्यूसिबल ओवर q. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग hm इरेड्यूसिबल ओवर z भी होगा. सो hm इरेड्यूसिबल ओवर q है तो z भी होगा. सो ये इरेड्यूसिबल है, बट यहाँ से ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन रिड्यूसिबल आ रहा है किसी m के लिए. सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल. सो हमारी अजम्पशन गलत है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m सच दैट f ऑफ m इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. सो बाई आइंस्टीन क्राइटेरिया हमने ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर दिया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड कर दिया एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड कर दिया. सो अगर ये क्वेश्चन सही है देन ऑप्शन डी डेफिनेटली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत होगा. सो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question, question number 81, given that let R be the ring Cx by x square plus 1. Pick the correct statement from below. First statement कह रहा है dimension over C of R is equals to 3. Let और option B कह रहा है R has exactly 2 prime ideas. Option C कह रहा है R is UFD and last option कह रहा है X इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर. सो वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिंग आर क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. देन अगर इस रिंग को सिंप्लीफाई करते हैं देन बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. सो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है लेट a1 a2 एंड ak बी द आइडियल्स इन आर, देन पाई r2 r by a1 r by cross r by a2 cross r by ak defined by phi of r is equals to r plus a1 plus r plus a2 and so on r plus ak is a ring homomorphism with kernel of phi is equals to a1 intersection a2 intersection ak. Then if for each I and j belongs to 1 to k with I does not equals to j, then the ideal ai and aj are co-maximal, then this map is surjective and a1 intersection a2 intersection ak are equals to a1 a2 and so on ak. then यहाँ से डिफाइन होता है r by a1 dot a2 dot ak so on is equals to r by a1 intersection a2 intersection so on ak is isomorphic to r by a1 cross r by a2 and so on r by ak where r is a CRU. सो यहाँ से भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें कहा गया है कि अगर ये रिलेशन फुलफिल हो, ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो, फाई आर टू आर वन बाई ए वन क्रॉस आर बाई ए टू एंड सो ऑन, देन यहाँ से ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगी ये आइसोमॉर्फिक होगी आर बाई ए वन. सो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ आर बाई ए वन क्रॉस सो ऑन ए के इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई ए वन क्रॉस आर बाई ए टू क्रॉस सोन आर बाई ए के, जहाँ आर सी आर यू होगी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. सो यहाँ से हमें सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आइटा एंड एक्स माइनस आइटा. देन यहाँ से आर बाई सी एक्स को एक्स स्क्वायर सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सी एक्स बाई एक्स प्लस आइटा एंड एक्स सी बाई एक्स माइनस आइटा बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये तो लिख लिया एंड सी बाई एक्स प्लस आइटा इज आइसोमॉर्फिक टू सी होता है, क्योंकि अगर हम कोई फंक्शन लें, लेटेस्ट टेक मैपिंग हमने ली है सी एक्स टू सी सच दैट एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एच एक्स इज आइसोमॉर्फ, एफ ऑफ एच एक्स की वैल्यू आ रही है एच आई.
सो ये हमने कोई मैपिंग ले ली एफ एक्स, देन ये जो मैपिंग आई है हमारे पास ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म आएगी। सो यहाँ से ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म आ रही है, एज वी कैन सी यहाँ से कोडोमेन से ये ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म आ रही है। सो यहाँ से सी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस आइटा इज आइसोमॉर्फिक टू सी आ गया। सिमिलरली हमने जैसे ये प्रूफ किया हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, सी ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस आइटा इज आइसोमॉर्फिक टू सी। सो आर इज आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ से क्या आ गया, सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ से इसके आइसोमॉर्फिक है c by x plus iota and c by x minus iota, and this one is isomorphic to c and this one is isomorphic to c. So R is isomorphic to c cross c. So R is isomorphic to c cross c. Then dimension of R over R आएगा 4, and अगर dimension of R over c find out करें then this one will be 2. So dimension of R over c is equals to 2. So यहाँ से वैल्यू आएगी 2, but here is given 3. So ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. So first option is discarded. Now come to the second option. Second option is saying R has exactly 2 prime ideals. So इससे पहले ये प्रूफ करते हैं R is UFD. So if R is UFD, then if R is UFD, then R is ID. अगर R UFD होगा then R इंटीग्रल डोमेन होगा. So यहाँ से 1 C क्रॉस C R is equals to C क्रॉस C आ गए. So C क्रॉस C है then 10.01 10 इसका एलिमेंट होगा सी क्रॉस सी का, सिमिलरली 01 भी सी क्रॉस सी का एलिमेंट होगा, बट 10.01 इज इक्वल टू 00 आएगा, सिंस यहाँ से ना तो 10 इक्वल टू 0 है ना ही 01 इक्वल टू 0, बट प्रोडक्ट में 00 आ रहा है, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग आर इज विद 0 डिवाइजर, और अगर आर इज विद 0 डिवाइजर होगा देन आर इज नॉट आई टी, एंड हेयर इफ आर इज नॉट आई डी देन आर इज नॉट पी आई डी, पी इम्प्लाइज क्यू देन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, देन यहाँ से R इज नॉट आई डी, दिस वन इज इम्प्लाइंग R इज नॉट यू एफ टी, बट हमें ऑप्शन सी कहता है R इज यू एफ टी, दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा है R इज यू एफ टी बट R इज नॉट यू एफ टी. नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज सेइंग R हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम आइडियल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल R में प्राइम आइडियल्स होंगे कितने एग्जैक्टली, R में प्राइम आइडियल्स होंगे, R में आइडियल्स कितने होंगे. सो इसके लिए हमें R में आइडियल्स C क्रॉस C, R इज इक्वल टू C क्रॉस C है, देन C क्रॉस C में आइडियल्स होंगे 0 क्रॉस C, C क्रॉस 0, 0 क्रॉस 0 एंड C क्रॉस C, ये 4 आइडियल्स होंगे. और इफ M इज मैक्सिमल इन R इफ एंड ओनली इफ RM इज फील्ड, RM अगर फील्ड होगा देन M मैक्सिमल आइडियल होगा. और यहाँ से अगर C क्रॉस C की बात करें, C क्रॉस C बाई C क्रॉस 0 इज आइसोमॉर्फिक टू C आ जाएगा. सो यहाँ से इन CRU एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल. और प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है हमारे पास, इफ R बी अ CRU देन एन आइडियल P इज सेड टू बी प्राइम आइडियल इफ P डज नॉट इक्वल टू R. सो P R के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड A डॉट B बिलोंग्स टू P देन A बिलोंग्स टू P या फिर B बिलोंग्स टू P होना चाहिए. सो अगर C क्रॉस C की बात करें देन C क्रॉस C इज इक्वल टू R आ जाएगा, बट प्राइम आइडियल कब होगा, जब P डज नॉट इक्वल टू R, देन C क्रॉस C इज नॉट अ प्राइम आइडियल. सो ये एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, 4 आइडियल थे उसमें एक तो डिस्कार्ड हो गया सिंस P इक्वल्स टू R है, दैट इज वाई. एंड अगर 10 एंड 01 की बात करें देन 00 आएगा, 00 बिलोंग्स करा है 00 से. सो A डॉट B अगर P से बिलोंग्स करा है देन या तो A P से बिलोंग्स करना चाहिए या B P से बिलोंग्स करना चाहिए, बट यहाँ पे ना तो 10 बिलोंग्स टू 00 ना ही 01 बिलोंग्स टू 00, दैट इज वाई 00 इज नॉट ऑल्सो ए प्राइम आइडियल. सो ये भी एक प्राइम आइडियल नहीं होगा, तो यहाँ से 00 का ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, C क्रॉस C का डिस्कार्ड हो गया. बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, C क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस C. सो C क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस C को लेंगे देन M मैक्सिमल आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ RM इज R बाई M इज अ फील्ड. सो अगर R बाई M, R हमारे पास यहाँ से C क्रॉस C गिवन है और फील्ड M सॉरी आइडियल M है हमारे पास C क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस C. सो R बाई M अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आइसोमॉर्फिक आएगा C के, और C हमें पता है C इज अ फील्ड. सो अगर यहाँ से C फील्ड आया देन M कौन सा होगा, M मैक्सिमल आइडियल होगा. सो यहाँ से C क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस C आर मैक्सिमल आइडियल. सो ये दोनों अगर मैक्सिमल आइडियल है देन इन अ CRU एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल. सो ये जो आइडियल होगा ये हमारे पास प्राइम आइडियल होंगे. सो C क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस C दोनों प्राइम आइडियल होंगे. ये तो नहीं होगा क्योंकि ये R के इक्वल है, और ये नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नहीं है. A डॉट B डज नॉट A डॉट B इक्वल्स टू 0
बट ना तो ए ज़ीरो है ना ही बी ज़ीरो है, क्योंकि अगर ए भी बिलोंग्स टू आर होगा देन या तो ए आर से बिलोंग्स करना चाहिए, बी आर से बिलोंग्स करे, दैट्स वाई ये डिस्कार्ड हो गया। और ये दोनों आइडियल हमारे पास आर बाई एम इसके लिए फील्ड है, देन एम इज ए मैक्सिमल आइडियल, देन यहाँ से ज़ीरो क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ज़ीरो दोनों मैक्सिमल है, दैट्स वाई ये प्राइम है। सो यहाँ से ये नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 2। सो देयर हैज़ एग्जैक्टली 2 प्राइम आइडियल्स। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है एक्स इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। सो अगर एक्स मैक्सिमल आइडियल होगा आर का, देन मैक्सिमल आइडियल की अगर डेफिनेशन से देखिए यहाँ से, सो अगर x मैक्सिमल आइडियल होगा देन x यहाँ से x इसका अगर मैक्सिमल आइडियल है तो ये x यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और बाय द प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन से अगर देखें देन प्रिंसिपल आइडियल होता है, प्रिंसिपल आइडियल इज एन आइडियल ऑफ रिंग R विच इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ R। सो यहाँ से ये x सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, देन ये x यहाँ से प्रिंसिपल आइडियल होगा। सो यहाँ से अगर कोई भी आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है देन ये इसके सारे ये इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो ग्रुप के एलिमेंट्स को, रिंग के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। बट यहाँ से हमारे पास जो ये रिंग है, इस रिंग के एलिमेंट्स अगर देखें देन इस रिंग के एलिमेंट सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप के हैं। देन इसके एलिमेंट और ये एक्स सिर्फ ये जो आइडियल है ये सिर्फ एक्स से जनरेट हो रहा है। सो यहाँ से इसके एलिमेंट सी रिंग के एलिमेंट को डिनोट नहीं कर रहे, दैट्स वाई जब इसके एलिमेंट रिंग को डिनोट नहीं कर रहे देन ये कहाँ से इसका आइडियल पॉसिबल है, दैट इज़ वाई दिस वन इज़ नॉट एन मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस कौन सा बना, इसमें सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ना तो ये यूएफडी है क्योंकि ये रिंग आईडी नहीं है, आईडी नहीं दैट्स वाई यूएफडी नहीं है, और इसकी जो डायमेंशन आई थी ओवर सी विच इज़ इक्वल्स टू 2 दैट्स वाई ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बना, वो है ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट a1 is less than a2 is less than so on a51 be the given distinct natural numbers such that ai is between 1 to 100 for all I is equals to 1 to 51, then which of the following are true? First statement कह रहा है there exist I and j with I is less than j between 1 to 51 satisfying ai divides aj। Second option कह रहा है there exist I with I is between 1 to 51 such that aj is an odd number। Third statement कह रहा है there exists an j such that j is between 1 to 51 such that aj is an even integer। And last statement कह रहा है there exists I is less than j such that ai minus aj modulus of ai minus aj is greater than 51। So यहाँ से ये ai and aj पे डिपेंड है ऑप्शंस। सो ai and aj यहाँ से इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ai 51 एलिमेंट्स की, और सारी AIs की वैल्यू 1 to 100 के बीच में है। देन हमें अगर 1 by 1 ऑप्शंस देखें देन सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट को यहाँ से देखें, ये कह रहे हैं AI मतलब देयर एग्जिस्ट एन आई सच दैट AI एज एन ऑड नंबर, एक तो ऐसा AI एग्जिस्ट करेगा जो ऑड इंटीजर हो। एंड सेकेंड मतलब ऑप्शन सी की बात करें देन वो कह रहा है एक तो ऐसा जे होगा जिसके लिए AJ इवन इंटीजर हो। सो यहाँ से इसने ऑप्शंस को देखिए देन AI हमें 1 to 51 की AI 1 to A51 एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस दी हुई है जो 1 to 100 के बीच में फॉर ऑल AI एंड AJ। सो बिटवीन 1 to 100 अगर देखें देन टोटल नंबर ऑफ ऑड इंटीजर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड इंटीजर 1 to 100 के बीच में 50 होंगे, 1 and 100 को भी इसमें काउंट किया गया। एंड नंबर ऑफ इवन इंटीजर कितने होंगे, टोटल 50। सो यहाँ से 1 से 100 के बीच में 50 ही ऑड इंटीजर है, 50 ही इवन इंटीजर है, और हमें जो सीक्वेंस लेनी है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन यहाँ से जो सीक्वेंस में 51 एलिमेंट है देन हम किसी भी तरीके से लें ये 50 एलिमेंट्स तो इवन यहीं आ गए, अगर सिर्फ इवन एलिमेंट्स की सीक्वेंस बना रहे हैं देन फिर भी हमें 51 एलिमेंट्स चाहिए सीक्वेंस में। देन एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा वो एटलीस्ट वो तो ऑड नंबर ही आएगा अगर इवन नंबर की सीक्वेंस बना रहे हैं, और अगर ऑड नंबर की सीक्वेंस बना रहे हैं तो 50 एलिमेंट्स ही है, ऑड भी हमारे पास तो एक एलिमेंट इवन आएगा ही आएगा किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ से टोटली ऑड नंबर 50 है एंड टोटली इवन नंबर 50 है। देन 51 एलिमेंट्स की थ्रू आउट इंक्रीजिंग सीक्वेंस जब बनेगी देन एटलीस्ट एक नंबर तो ऐसा आएगा ही आएगा जो ऑड हो, और एक नंबर तो ऐसा आएगा ही आएगा जो इवन हो। सो यहाँ से इसी कंसेप्ट को लगा के हमने ऑप्शन बी
एंड ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आई एंड जे सच दैट ए आई इज एन ऑड नंबर एंड सिमिलरली यहाँ से ए जे इज इवन नंबर। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट हो गए, और बी एंड सी दोनों करेक्ट हो गए। और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी हमें कह रहा है देयर एग्जिस्ट आई लेस देन जे सच दैट डिफरेंस बिटवीन ए आई एंड ए जे मॉड्यूलस डिफरेंस बिटवीन ए आई एंड ए जे इज ग्रेटर देन 51। सो यहाँ से अगर इस कंसेप्ट को लें, लेट अस टेक, हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। सीक्वेंस हमने लिया है A1 1 to 51 के एलिमेंट्स की सीक्वेंस ले ली। सो यहाँ से ये कह रहे हैं फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट आई एंड जे सच दैट जिसका डिफरेंस ग्रेटर देन 51 आए। बट यहाँ से कोई भी सीक्वेंस, इसमें कोई भी ए आई एंड ए जे ऐसे नहीं है जिसका डिफरेंस ग्रेटर देन 51 आए, क्योंकि यहाँ से हाईएस्ट डिफरेंस 1 एंड 51 के बीच में 50 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 51। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल की सीक्वेंस मिल गई है जिसके लिए ग्रेटर देन 51 नहीं है, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया। सो नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन ए की बात करें, बी और सी करेक्ट हो गए थे, ए ऑप्शन बचा है। ए ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट आई एंड जी विद बिटवीन 1 to 51 सच दैट ए आई डिवाइड्स ए जी। सो अगर यहाँ से हमें सिर्फ 50 एलिमेंट्स ही लेने होते देन ऐसे सीक्वेंस पॉसिबल थी जिसमें ए आई डज नॉट डिवाइड ए जी, क्योंकि यहाँ से अगर एलिमेंट्स 50 एलिमेंट्स ही लेने होते देन 51 to 100 के बीच के हम सीक्वेंस ले लेते। उसके लिए कंडीशन पॉसिबल थी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए आई सच दैट ए आई डिवाइड्स ए जे। सो यहाँ से ये कंडीशन पॉसिबल थी, बट यहाँ से हमें 51 एलिमेंट्स लेने हैं, किसी भी तरीके से लें ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि ए आई डज नॉट डिवाइड ए जे। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, जैसे ऑड और इवन वाला कंसेप्ट हमने ऑप्शन बी और सी को करेक्ट किया, उसी तरीके से ये कंसेप्ट लगा के हम ऑप्शन ए को भी करेक्ट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी ए आई एंड ए जी पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर 50 एलिमेंट्स की बात होती है देन ऐसा पॉसिबल था 51 to 100 के बीच में एक सीक्वेंस ले लेते सारे एलिमेंट्स की, जिसके लिए ए आई और ए जे एग्जिस्ट करे, जिसके लिए ए आई डज नॉट डिवाइड ए जे। बट यहाँ से ऐसे 51 एलिमेंट्स के सीक्वेंस पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए ए आई डज नॉट डिवाइड ए जे। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट आई एंड जे सच दैट ए आई डिवाइड्स ए जे। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, बी एंड सी हमने पहले ही करेक्ट कर दिए थे और डी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन के ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2018 में पूछे गए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पार्ट फर्स्ट, मतलब पार्ट फर्स्ट है ये वीडियो का। सेकेंड पार्ट में हम बचे हुए 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो डिस्कशन डिस्कस किए, 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट सी। सो टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। सो आज के इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के दिसंबर 2018 के डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।